क्वेश्चन नंबर 30th में हमें क्या करना है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी हमें बनाना है, प्लस कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा काम करना है, हमें इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट भी शो करना है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और रियलाइजेशन के साथ साथ क्या बनाएंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके साथ हम लेकर चलेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? 2 पार्टनर्स हैं, योगेश और नरेश। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। तो मैं सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट हमारा ट्रांसफर होगा टू इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद डेटर्स भी ट्रांसफर होंगे और डेटर्स के साथ साथ जो प्रोविजन है हमारा वो भी ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रोविजन। ये लाइबिलिटी है तो इसीलिए ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। फिर इसके बाद है हमारा बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर होगा? नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि फिक्टिशियस एसेट है। हाँ, तो 30,000 इन्वेस्टमेंट है, 40,000 डेटर्स हैं और 4,000 प्रोविजन है और 33,400 हमारा बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, अब आते हैं हम लाइबिलिटी साइड पे। तो क्रेडिटर्स हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद है लोन बाय नरेश, ये ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स लोन है। लेकिन लोन बाय मिसिस योगेश ट्रांसफर हो जाएगा बाय मिसिस वाई लोन। तो ये लोन है 42,000, क्रेडिटर्स थे 40,000 के। बिल्स पेबल हमारा रह गया, तो बिल्स पेबल भी ट्रांसफर कर देंगे 40,000 सेम। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? यस सर। बोलो। यस सर। हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एसेट के अगेंस्ट है। तो जब एसेट ट्रांसफर हुआ है तो ये भी ट्रांसफर होगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 8,000 रुपये है तो ये भी हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो योगेश है 21,000, अच्छा दोनों का सेम है, 21,000 और 21,000। अब क्या करेंगे, अब चेक करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है हमारे पास तो उसको राइट ऑफ कर देंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ये है 1,10,000। कितना रेशियो है इन दोनों का? इक्वल है। अच्छा इक्वल है, तो 55,000 और 55,000 ये हमने राइट ऑफ कर दिया। तो 55,300। अच्छा 600 है तो ठीक है 300। ठीक है, हमने 300 कर दिया। चलो अब आते हैं अपने वापस रियलाइजेशन पर और स्टार्ट करते हैं अब एंट्रीज। तो योगेश ए पॉइंट क्या कह रहा है, योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन। तो योगेश ने क्या कहा कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए तैयार है। तो एक तरह से वो एक लाइबिलिटी को उसने टेक ओवर कर लिया। तो टू योगेश कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से एंट्री होगी? 42,000 से। तो हम टिक लगा देंगे कि इसकी वाइफ का लोन चला गया। ठीक है, पे हो गया। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर बी, डेटर से कितने पैसे आए? 30,000। तो यहाँ पर एंट्री आएगी बाय, हमारे पास कैश और बैंक दोनों है तो किसी में भी एंट्री कर सकते हो। बाय बैंक अकाउंट 30,000 आ गए हमारे पास डेटर से। अब डेटर्स पे टिक लगा दें कि डेटर्स चले गए। ठीक है, रियलाइज हो गए। फिर इसके बाद
नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, तो नरेश इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया, तो बाय नरेश कैपिटल अकाउंट 26,000। 26,000 पर लेकर गया है, ठीक है। तो 26,000 से हमने एंट्री की और इन्वेस्टमेंट को हटा दिया। फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी हमें क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। तो जो हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल थे उनकी पेमेंट 2 महीने के बाद हमें करनी थी, ठीक है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल थे हमारे 40,000 के, और बिल्स पेबल कितना का था, ये भी 40,000 का था। तो टोटल 80,000 इसकी जो पेमेंट होनी थी वो 2 महीने बाद होनी थी, लेकिन क्योंकि फर्म हम अभी बंद कर रहे हैं तो इमीडिएट पेमेंट करेंगे। क्योंकि हम 2 महीने यानी ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या मिलेगा हमें, डिस्काउंट मिलेगा। कितना, 15% पर एनम। तो पर एनम तो पूरे साल का है, तो इसलिए हमें सिर्फ 2 महीने का निकालना पड़ेगा डिस्काउंट। तो कितना आएगा ये, 80,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 2,000, यानी 2,000 का हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो इन दोनों की मिलाकर कितनी पेमेंट जाएगी, 78,000, यस सर। ठीक है। तो 78,000 पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट 78,000, दोनों ये 78 में निपट गए हमारे। तो मैं क्रेडिटर्स पे टिक लगा देता हूँ कि चले गए, और बिल्स पेबल पे भी टिक लगा देता हूँ। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर ई। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट, यानी बिल रिसीवेबल को हम 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो इसका 5% डिस्काउंट कितना होगा, इसका 5% डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 1670, ठीक है। 5% रिबेट। तो जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है ये है 33,400 का। हमें रिबेट देना पड़ेगा। रिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है। 5%, 5% कितना है, 1670। तो कितने पैसे आएंगे हमारे पास, 31,730। 31,730। तो इतने पैसे हम रिसीव करेंगे, एंट्री कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट 31,730, ठीक है। मैंने बिल रिसीवेबल पे भी टिक लगा दिया, ये चला गया। पॉइंट नंबर एफ, अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 15,000। कोई बैड डेट था जो पहले हम राइट ऑफ हम कर चुके थे, उससे 15,000 आ गई। तो एक तरह का अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसे आए हैं, तो सेम एंट्री होगी बाय बैंक 15,000, ठीक है बिल्कुल। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर जी, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10,000। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था उससे भी पैसे आए हैं 10,000, तो सेम 10,000। एंट्री हो जाएगी बाय बैंक 10,000, ठीक है। अब सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, जो बैलेंस शीट से पहले हमने कुछ पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या है, नरेश was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000 including expenses। तो रमेश को हमने नरेश को अपॉइंट किया है और उसको 10,000 रुपए रेमुनरेशन देंगे, तो इसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी टू नरेश कैपिटल अकाउंट 10,000। 10,000, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन नरेश में 10,000, ठीक है। ये एंट्री हमारी हो गई। अब चेक करते हैं हमारा कोई एसेट बच गया क्या, नहीं, तीनों एसेट जा चुके हैं। अब चेक करते हैं कोई हमारी लाइबिलिटीज बच गई, तो क्रेडिटर्स भी जा चुका है, लोन भी जा चुका है, बिल्स पेबल भी जा चुका है। आईएफआर और प्रोविजन की हमें पेमेंट करने नहीं पड़ती, ठीक है, तो इसलिए हमारी सारी लाइबिलिटीज भी जा चुकी है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब रियलाइजेशन को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉफिट ही हमारा होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल करो, मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ। 13,300। 4,000 प्लस टोटल कर लिया दोनों साइड का। हाँ सर। सर क्रेडिट साइड का आ रहा है 2,46,730। 2,40,000, एक मिनट, कैसे आ जाएगा बेटा, वो नहीं आ सकता।
2,46,730 यही आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखते हैं, माइनस करते हैं डेबिट साइड। 30,000 माइनस 40,000 माइनस 33,400 माइनस 42,000 माइनस 78,000 माइनस 10,000, तो 13,330 रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया। किसको मिलेगा? टू योगेश और नरेश। प्रॉफिट ट्रांसफर टू योगेश एंड नरेश। कितना कितना इसका हाफ मिलेगा? तो 666,500 666,500 पोस्ट कर देते हैं इसको। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 666,500 666,500। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करना है? अब हमें हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्लीट करना है और जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसकी भी पेमेंट करनी है। तो कैपिटल में मेरे ख्याल से और कोई एंट्री हमारी नहीं आएगी, तो हम कैपिटल की पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले क्लोज कर देते हैं कैपिटल को। टू बैंक कितनी कितनी पेमेंट जाएगी कैपिटल को? तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। तो अब कैश हम पे नहीं करेंगे पार्टनर्स को, अब उल्टा क्या करेंगे, पार्टनर से हम वापस मंगा लेंगे कैश। ठीक है, क्योंकि उनकी कैपिटल अब नेगेटिव में चली गई। हाँ सर हमने तो ये एंट्री करी नहीं, जो नरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है रियलाइजेशन 26,000 से। नरेश का 26,000 से। अच्छा, नरेश का कैपिटल तो लोग उसको कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट और सर योगेश 26,000। का 42,000 से योगेश का भी हुआ है। यस सर, क्रेडिट। 42,000 योगेश का क्रेडिट हुआ है। ठीक है, बाय रियलाइजेशन 42,000। हाँ ठीक है, ये रह गया था। ठीक है, योगेश का 42,000 और नरेश का 26,000। फिर ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमने राइट ऑफ किया, ये हमने रियलाइजेशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ठीक है, चलो अब चेक करते हैं, अब तो ठीक आएगा। टू बैंक अकाउंट अब हम पे करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना है इसका। 21,000 प्लस 666,500 प्लस 42,000 माइनस 55,300, तो कितनी पेमेंट जाएगी योगेश को? 14,365 रुपये इसको पे कर देंगे। अब नरेश का निकालते हैं। 31,000 प्लस 666,500, तो नरेश का क्या हुआ, इसमें माइनस में आया, यानी नरेश से हमें पैसे मंगाने पड़ेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर आएगा। कितने पैसे मंगाएंगे? 43,635, इतने हम नरेश से मंगाएंगे। ठीक है, योगेश को पे करेंगे और नरेश से उल्टा हम ले लेंगे पैसे। क्यों लेंगे? क्योंकि उसकी कैपिटल नेगेटिव में आ रही थी। आगे चलते हैं, अब आते हैं अपने बैंक अकाउंट पर। बैंक अकाउंट, तो बैंक में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है हमारे बैंक में? 6,000 का बैलेंस है। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना पैसा हमारे पास आया। तो ये देखो 30,000 प्लस 31,730 प्लस 15,000 प्लस 10,000, तो टोटल 86,730 आ गया हमारे पास। तो मैंने एंट्री कर दी टू रियलाइजेशन 86,730। अब देखते हैं कितना पैसा हमारे पास से गया है रियलाइजेशन में। तो बाय रियलाइजेशन देख लेते हैं कितना है यहाँ पर। 78,000 गया है हमारे पास से, 78,000। अब हम एंट्री करेंगे जो हमने योगेश को पेमेंट करी है बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। कितनी पेमेंट की थी? 14,365, ये हमने पे किया था। तो 14,365 कर दिया हमने पे। अब नरेश से हमने वापस पैसे मंगाए हैं 43,635, तो 43,635 टू नरेश कैपिटल। ठीक है, नरेश से हमने वापस पैसे मंगाए हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें लोन की पेमेंट करनी है जो नरेश का लोन था। 44,000 बाय नरेश लोन 44,000
ठीक है, हमने उसके लोन की भी पेमेंट कर दी। ठीक है, अब हमारी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब बैंक में बैलेंस जीरो हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, 43,635 प्लस 6,000, तो ये आएगा हमारा 136,365। क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, 78,000 14,365। 36,365। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करूंगा मैं। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, पहले मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सबको समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन? यस सर। चलो, तो फिर अब मैं कुछ इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। अब ध्यान से देखो, इसमें जो हमें नई चीज आई थी वो आई थी कि नरेश से पैसे हमें वापस लेने हैं। कितने लेने हैं? 43,635। ठीक है, ये नरेश से हमें लेने हैं। ठीक है, और नरेश का हमारे पास लोन भी था, कितने का था? 44,000 का। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हमारी फर्म है, नरेश से हम कितने लेंगे? हम लेंगे 43,635, ये पैसे हमें लेने हैं। यस और सर। देने कितने हैं नरेश को? देने हैं 44,000। 44,000। तो हमने क्या किया, पहले इससे इतने लिए फिर इसको इतने दिए। तो क्या हमने ये ठीक किया है? बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें सही तरीका क्या होगा कि हम इन दोनों को 44। एडजस्ट कर दें। ओके। इन दोनों को एडजस्ट कर दें, यानी 43,635, और उसको एक नेट पेमेंट कर दें 365 की। ठीक है, इन दोनों को हमने एडजस्ट कर दिया और उसको पेमेंट कर दी 365 रुपीज की। बेस्ट तरीका ये है। अगर हम ऐसे करते तो क्या होता, तो ध्यान से देखो, इसका लोन अकाउंट में बना रहा हूं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम उससे पैसे, पहले पैसे ले रहे हैं फिर उसको वापस पैसे दे रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि एक नेट अमाउंट हम कैलकुलेट करें और उतनी पेमेंट या तो ले लें या दे दें। तो मैं नरेश का लोन अकाउंट बना रहा हूँ, नरेश लोन अकाउंट। इसमें बैलेंस है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा इसमें। इसमें बैलेंस है 44,000। मैं क्या करूंगा, क्योंकि नरेश से मुझे पैसे लेने हैं, तो इसीलिए मैं 44,000 को उसकी कैपिटल में डाल दूंगा। टू नरेश कैपिटल अकाउंट 44,000। और ये कहां पर जाएगा? ये चला जाएगा इस साइड में। ठीक है, फिर ये एंट्री नहीं आएगी। एंट्री क्या आएगी? बाय, मैं रेड पेन से कर देता हूँ, बाय नरेश लोन 44,000, ये एंट्री आ जाएगी। इस केस में क्या होगा, मैं नरेश को 365 रुपीज यहाँ पे करके क्लोज कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसके लोन को उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। तो मुझे पैसे ना तो लेने की जरूरत पड़ी ना देने की बार बार, बस मैंने एक नेट अमाउंट निकाला 365 और दे दिया, तो उसकी कैपिटल पूरी एडजस्ट हो गई। इस केस में यहाँ पर एंट्री नहीं आएगी, ये सिर्फ एक बाय, ये भी नहीं आएगी, बाय नरेश कैपिटल आएगी 365, तो भी मेरा बैंक मैच कर जाएगा, तो भी गलत नहीं होगा। सही तरीका ये है जो हमने अभी किया है। अब मुझे बताओ किस किस को ये समझ में नहीं आया तरीका? आ सर गया आ गया। सर। बोलो बेटा, किस किस को नहीं आया समझ में? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, सभी आंसर करो। आ गया सर। ठीक है, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअल में बार बार पेमेंट ना करके, ये हमने पास एडजस्टमेंट में भी किया हुआ है कि किसी से कुछ लेना है और फिर उसी को कुछ देना है, तो हम एक नेट अमाउंट निकाल कर या तो ले लेंगे या फिर दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, क्या हम हर बार लोन को कैपिटल में एडजस्ट करेंगे? नहीं, हर बार हम नहीं करने वाले। किस केस में करेंगे? जहां पर कैपिटल नेगेटिव आ रही है। इससे पहले हमने केस किया था, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर कैपिटल नेगेटिव नहीं थी, इसलिए हमने लोन की अलग से पेमेंट की थी।
क्योंकि वहां पर कुछ लेना तो था ही नहीं, बस देना ही था। लोन की भी पेमेंट करेगी फर्म और कैपिटल की भी पेमेंट करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल नेगेटिव आ गई। कैपिटल नेगेटिव आने की वजह से फर्म को पैसे लेने पड़ेंगे और लोन के पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने लेना देना छोड़कर हमने लोन को कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये बात याद रखना कि जहां पर कैपिटल नेगेटिव आएगी वहीं पर उस लोन अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको अलग से पे करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्या गलती की थी जरा मुझे बताओ अदिति आंचल। और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी रियलाइजेशन में। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई किया सबने? तो क्वेश्चन 28 में मेरा ई पार्ट से शायद थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। ये पार्ट गड़बड़ आ रहा है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट नंबर ई, चलो मैं बता देता हूँ। तो अगर बस मैंने पहले भी कहा है, बोलो। मतलब सर क्वेश्चन पूरा सही आ रहा है मेरा, बस ये 1500 का ही डिफरेंस आ रहा था, तो वही मेरे को पूछ बस इस पार्ट की एंट्री आप बता दो, बाकी तो हो जाएगा। बेटा देखो, मेन क्या है कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमें कोई पार्ट समझ में नहीं आता है उसको बार बार पढ़ो। ठीक है, हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं ये सब 11th बेस्ड होती हैं, ये कोई 12th में नई एडजस्टमेंट नहीं आई है, ये 11th बेस्ड है। अगर कोई पार्ट समझ में ना आए, हमें आंसर नहीं आता वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन ही समझ में ना आए तो बेटा फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बार बार पढ़ना चाहिए। मैं बताता हूँ इसका होगा क्या, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, और पार्ट नंबर ई मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये पार्ट हमें बोल क्या रहा है, ये कह रहा है एक बिल रिसीवेबल है 1500 रुपए का अंडर डिस्काउंट। एक 1500 रुपए का बी आर था जिसको हम ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुके हैं। डिस्काउंट कराने का मतलब 11th क्लास में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, उसके अंदर हमें बहुत अच्छे से मतलब हमने सीखा था कि हम वो बैंक को दे चुके हैं और बैंक से पैसे ले चुके हैं। ठीक है, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैंक को हम जब बिल देते हैं, डिस्काउंट कराते हैं, तो उसके साथ हम बैंक को गारंटी भी देते हैं। साथ में बैंक को क्या देते हैं, गारंटी भी देते हैं ना, कि अगर पैसे वहां से नहीं मिले तो हम देंगे पैसे। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। वन बिल रिसीवेबल फॉर ₹1500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything, hence the bill had to be met by the firm। तो वही केस है बेटा, 1500 रुपए का बिल रिसीवेबल था, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और हुआ क्या कि बैंक जब पैसे लेने गया तो उसको पैसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि जो एक्सेप्टर था, जो हमारा डेटर रह चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए वो एक भी रुपया नहीं दे पाया। तो ये 1500 कौन देगा, ये 1500 हम देंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500, ये एंट्री होगी इसकी। और फिर सर जो हमने रियलाइजेशन सर इस क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि कहते हैं बी पॉइंट में कि स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड एट 80,000, तो उसमें कुछ नहीं होगा फिर? बेटा डेटर्स के अंदर थोड़ा ना होते हैं बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल तो अलग होते हैं। और बिल रिसीवेबल क्योंकि डिस्काउंट करा चुके हैं हम, इसलिए बिल रिसीवेबल भी जीरो हो गए। ओके ओके सर। डेटर से जब हम बिल रिसीवेबल बनाते हैं तो डेटर्स कम हो जाते हैं, जब हम डेटर्स से बिल रिसीवेबल में ट्रांसफर करते हैं तो डेटर्स कम हो जाते हैं, बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर जब हम बिल रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करा देते हैं तो बिल रिसीवेबल कम हो जाता है और बैंक में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो डेटर्स से जो पैसे आए हैं वो ये वाले बिल रिसीवेबल एक्सक्लूड करके आए होंगे। ठीक है, और बिल रिसीवेबल का बैलेंस हमारे पास इसलिए नहीं है बैलेंस शीट में क्योंकि वो हमने डिस्काउंट करा लिया था।
ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुई, ये हमारी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हो गई जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है। ठीक है, इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। चलो, तो 28 ट्राई करना। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी। कौन सा क्वेश्चन कराऊं बेटा, बोलो। 30th के बाद वाला बोलना। तो 32 तो 32 32। एक मिनट। चलो 30 सेकंड कराता हूँ, और 30 सेकंड में मैं सिर्फ रियलाइजेशन ही कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। बेटा सबके स्कूल के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं क्या? सर चल तो मतलब नाम नाम के तो चल रहे हैं, लेकिन स्कूल की क्लासेस भी चल ही रही हैं। हम्म, और सर चलो टेस्ट स्टार्ट भी करते हैं। बोलो। सर टेस्ट भी चल रहे हैं। टेस्ट भी चल रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो कैसी परफॉर्मेंस है सबकी टेस्ट में? सर अभी तो इसी हफ्ते स्टार्ट हुए हैं। तो टेस्ट सर एमसीक्यूज होते हैं या फिर सब्जेक्टिव होते हैं? सर अभी एमसीक्यूज ही हो रहे हैं। पहले जब एक बार लिया था तो सब्जेक्टिव करा था, बट उसमें सही से हुआ नहीं था, चेकिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब एमसीक्यू ही है। बेटा एमसीक्यूज में जो टेस्ट ले रहे हैं उस वो टेस्ट मेरे लिए 0 है। मैं उस टेस्ट को कुछ भी नहीं मानता हूँ। तो एमसीक्यूज में अगर किसी के फुल मार्क्स भी आ रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव में खुद ही सोचो ना, जिन बच्चों के एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो इवन अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कैपेबल नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ। सन्डी डेटर्स हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्रोविजन है हमारे पास, प्रोविजन भी हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू बिल्डिंग। ठीक है। अब बी की कैपिटल इसमें हमें एसेट्स में दी हुई है, इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। तो इनके अमाउंट्स लिख लेते हैं। ये है 26,000, 2,000, 40, 10, 10, 40, 10, 10 एंड 60,000 एसेट्स हमारे ट्रांसफर हो गए। ठीक है। अब लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो। नो बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर बस अदिति और आंचल कर रहे हैं। बोलो ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा। सबका आंसर नो है। यस सर। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा ट्रांसफर होगा। क्यों होगा ट्रांसफर? क्योंकि ये एक तरह का लोन है बैंक से। ये हमारा कोई बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं है, ये हमने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो इसलिए ट्रांसफर होगा। यस सर। ठीक है। लोन बाय ए हमारा पार्टनर्स लोन है, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो सारी चीजें मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ। जनरल रिजर्व भी हमारा ट्रांसफर नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं इनका रियलाइजेशन। ऑन दैट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड to dissolve the firm. A took investments at an agreed value of 35,000. तो A इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया, तो एंट्री आ जाएगी बाय एज कैपिटल अकाउंट। 35,000 की इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया, तो हमने इन्वेस्टमेंट पर टिक लगा दिया, चली गई इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं एसेट्स हमारे कितने कितने के रियलाइज हुए।
तो सबसे पहले डेटर्स के बारे में बात करते हैं। फुल अमाउंट, अच्छा डेटर से हमें पूरे पैसे आ गए, ठीक है। द फर्म कुड रियलाइज स्टॉक एट 15% लेस एंड फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, बिडिंग वाज सोल्ड एट 1 लाख। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्किंग नोट्स बना लेता हूँ, इसमें देखते हैं डेटर से कितने आए। डेटर से पूरे 100% आ गए, यानी 26,000 आ गए हमारे पास। फिर हमने देखा कि स्टॉक से कितना है, स्टॉक से 15% कम आएंगे, 15% यानी 8500 ही आ पाएंगे। फिर हमने देखा कि फर्नीचर से 20% कम आएंगे, तो फर्नीचर से कितने आएंगे हमारे पास, फर्नीचर से आएंगे 8000। फिर इसके बाद है बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे आए हमारे 1 लाख। तो टोटल कितने आ गए, 16 और 26 42, 1,42,500। टोटल इतने आ गए, मैंने एंट्री कर दी बाय बैंक अकाउंट 1,42,500। इतने पैसों में हमारा क्या क्या चला गया, हमारे डेटर्स भी चले गए, स्टॉक भी चले गए, फर्नीचर भी और बिल्डिंग भी, ये सारे चले गए। आगे पढ़ते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज पेड बाय फर्म 10,000, यानी एम्प्लॉयज का कोई कंपनसेशन था, उनको कोई चोट वगैरह लग गई होगी या कुछ भी था, उसके बदले हमें कुछ पैसे देने हैं 10,000। तो क्या करेंगे, सिंपल है, रियलाइजेशन टू बैंक, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 10,000, कितना सिंपल है, ठीक है। इसमें वो रिकॉर्डेड भी नहीं है, बस, और किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करेंगे, आईएफआर और प्रोविजन को तो हम बेचते ही नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट अपने आप कर देंगे टू बैंक 30,000। ये लो, ओवरड्राफ्ट की पेमेंट हो गई, तो ओवरड्राफ्ट भी हमारे पास से चला गया। हो गया क्वेश्चन। और क्या था इस क्वेश्चन में, अब इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो प्रॉफिट ही आना चाहिए। तो पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं, 77 207 और 20 227 229, तो 2,29,500 इस साइड का टोटल आएगा। यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 26,000 1,86,000 कितना, 1,86,000। ये भी समझ में नहीं आया बेटा, तो तो 1,86,000, 1,86,000। अच्छा 1,86,000, ठीक है। तो 1,86,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 43,500 हमारा प्रॉफिट आया। और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे हम, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में, किस में, ए में और बी में, इन दोनों में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में, 2:1 में, 29,000 एंड 14,500। ये लो, रियलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल था, इसमें क्या था, चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए होमवर्क में क्वेश्चन करोगे बेटा, ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, तो होमवर्क इसमें थोड़ा कर लिया करो। अगर नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर इसका टेस्ट की बारी आ जाएगी, फिर क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 36 ये होमवर्क में करोगे, बस एक ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी को कुछ पूछना है?